दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। किसी भी देश की ऊंचाई पर बढ़ने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है उस देश का डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने का और उस देश के अंदरूनी विकास पर। जब देश अंदर से विकास करेगा, अंदर से जब फिट रहेगा ना, वो बाहर से हिट रहेगा। लेकिन देश के अंदरूनी विकास के साथ साथ देश के बाहरी तत्व मतलब जियो पॉलिटिक्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। मतलब अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो भारत ने अभी कुछ महीने पहले भारत की ऐसी रणनीति थी, ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे जिसने भारत बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर भारत ने बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लिया और जिसके अच्छे परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में जैसे अभी एक दो वीडियो पहले मैंने राहुल गांधी की वार्निंग नाम से एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने कमेंट किए। लेकिन उस कमेंट में ना कुछ लोग ऐसे बेसर पैर के कमेंट करते थे जिसका समझ से परे लगता है। उस वीडियो में किसी यूजर ने लिखा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है। तो मैंने उस यूजर से बोला कि भैया मेरी जानकारी कहाँ गलत है, वो टाइम लिखिए, वो मिनट लिखिए, वो सेकंड लिखिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि गलत या सही है। और अगर वो गलत होगा तो मैं आपसे माफी मांगते हुए अगली वीडियो में उसका सुधार भी करूंगा और आपका नाम लेते हुए बकायदा सुधार करूंगा कि आपने सुझाया है रास्ता। और उसके बाद में कुछ लोग लिखते हैं कि आप अंधभक्त हो। मैं कहता हूं कि अंधभक्ति किसको कहते हैं? अंधभक्ति का मतलब ये होता है ना कि जिसकी जो खासियत नहीं है वो भी बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसकी कमियों को भी ढक देना और जो वो नहीं है उसको ही बोलना। तो मेरे वीडियो में आप लोग बताइए कि जो जो चीजें मैं बताता हूं वो कहां पर वो गलत रहती है। और वैसे बताए बिना अगर आप वीडियो लिखेंगे कि आप अंधभक्त हैं और उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो यकीन मानिए मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो केवल आपके उटपुटांग और भद्दे कमेंट को झेलूंगा। मैं भी आपके खराब कमेंट का जवाब उसी तरीके में से दूंगा ना कि आपको भी मानसिक क्षति होगी। जब युद्ध होता है तो केवल क्षति होता है। तो आप लोग एक स्मार्ट व्यूअर बनिए मेरे और कोई भी चीज को स्मार्ट तरीके से देखिए। अगर ये मत बन के कांग्रेसी या बीजेपी वाले बन के मत देखिए। आपको जो अगर बीजेपी में भी गलती लगता है तो सीधे बीजेपी को भी सीधे उसको खिलाफ अटैक करिए, उसकी गलतियों को बताइए। और अगर कांग्रेस में भी गलती दिखता है तो उस गलती को छिपाइए मत। और अगर कोई वैलिड बात बता रहा है तो उसकी बातों को समझिए और नहीं समझ में आ रहा तो उस जगह में जाकर पूछिए कि गलत कैसे है। बेमतलब का ना इस टाइप का भद्दे शब्दों का प्रयोग मत करिए, नहीं तो इधर से भी भद्दे जवाब जाएंगे तो बेमतलब का युद्ध होगा और युद्ध में हमेशा क्षति होती है। और मेरा क्या है, मैं तो मानसिक तौर पर इतना तैयार रहता हूं कि बाद में मैं सोचता ही नहीं, आप दिन भर परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। वीडियो में क्या है ना कि अभी जो भारत की जो सरकार ने अमेरिका के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन अपनाया था और जो डिप्लोमेटिक जो डील किया था, अमेरिका ने भारत को एक धमकी दिया था। धमकी बोलूंगा कि आप रसिया के साथ ना ट्रेड को बंद कर दीजिए, क्योंकि रसिया के साथ अगर आप ट्रेड को बंद अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। अब अमेरिका एकदम पुराने जमाने में था, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया था, तो अमेरिका एक बात लिख रहा था, अमेरिका एक बात सोच रहा था कि पुराने जमाने में जैसे अमेरिका कुछ भी बोल देता था तो लोग उस पूरे देश उसको पालन करने में लग जाते थे। और अमेरिका कोई गलत बयानबाजी भी कर देना तो भी उसको करेक्ट नहीं करते थे लोग। उस बयानबाजी के अकॉर्डिंग देशों में उचित निर्णय होने लग जाते थे ताकि अमेरिका की बोली बात गलत ना हो। अब अमेरिका वही गफलत में रह गया और अमेरिका ने भारत को आदेश पारित कर दिया कि आप रसिया के साथ व्यापार बंद करो तो 50% टैरिफ लगा देंगे। अब भारत भी कहा कि यार किस जमाने में हो, वो खंडहर तुम्हारी बिल्डिंग हो गई है, बस ऊपर में देखने में डेंटिंग बेंटिंग है और आपकी बिल्डिंग अभी चलेगी भी, लेकिन ज्यादा उछल कूद करोगे तो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। भारत ने उसके दबाव के सामने नहीं झुका। अब उसके बाद में अमेरिका ने पहला टैरिफ 50% दो किस्त में लगाया, पहला 25% लगाया और दूसरी टैरिफ 27 अगस्त 2025 को 25% और ठोक दिया। तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ हो गया। अब अमेरिका को क्या लगा ना कि भारत तुरंत घुटने टेक देगा, लेकिन भारत को पता था कि अगर कोई ब्लैकमेलर के सामने घुटने अगर एक बार आप
टेक दोगे ना तो ब्लैकमेलर वहां तक रुकता नहीं है, और ब्लैकमेलिंग करेगा और ब्लैकमेलिंग करेगा, जहां तक आप टूट के खत्म ना हो जाओ तब तक ब्लैकमेलिंग करेगा। और अगर आप उससे अकड़ के लड़ोगे भिड़ोगे तो वहां से भाग खड़े होगा, वो दूसरा मुर्गा ढूंढेगा। तो अमेरिका भी भारत को ऐसा ब्लैकमेलिंग कर रहा था, और भारत की 2014 की पहले किसी सरकारें भी थी जो अमेरिका के सामने अजीब टाइप का नतमस्तक हो जाती थी। अगर हम लोग अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों को छोड़ दे और मोरारजी देसाई की सरकारों को छोड़ दे और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों को छोड़ दे, तो प्राय हमारे देश में ऐसी सरकारें देखने को मिली है जो विदेशी ताकतों के सामने झुकती है अक्सर। तो उसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका पुराने दिनों की तरह ही समझ रहा था। तो अमेरिका ने भारत को भारत को ये धमकी दिया, तो भारत उसके धमकी के सामने नहीं झुका, और ये बात कहा कि आपके हमें रसिया से जो तेल खरीदते हैं ना, आपको चिराने के लिए नहीं खरीदते, हमको जरूरत है, और हम रसिया से कच्चा तेल खरीदते हैं और उसका रिफाइनरी करके अन्य देशों को बेचते हैं, तो हमारे देश को इनकम होता है। अगर आप कहेंगे कि हम रसिया से तेल बंद कर दे खरीदना, तो आपसे अगर तेल खरीदे तो आप खुद मेरे को उससे ज्यादा कीमत पर देखो तो काम कैसे चलेगा। लेकिन अमेरिका अकड़नबाजी में था, एक ना सुना और टैरिफ लगाए रखा, वो सोचा कि भारत झुक जाएगा, फिर उसके बाद पूरे देशों के सामने बताऊंगा कि मैंने भारत को झुकाया है। लेकिन अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया। भारत इस सब चीजों को लेकर पहले से अलर्ट था और अपने मान सम्मान को के साथ कुछ समझौता नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए भारत ने उसके सामने झुकना सही नहीं समझा और भारत ने रसिया के साथ व्यापार जारी रखा, और भारत रसिया के साथ और तेल का व्यापार बढ़ा दिया, और रसिया भी इस चीज से प्रसन्न होकर 5% टैरिफ 5% तेल का डिस्काउंट दे दिया, जो भारत के विकास के लिए अच्छा साबित हुआ। और भारत ने टैरिफ वहां बढ़ा, तो उसे पता था कि भारत के व्यापारियों का वहां पर सामान कम बिकेगा, तो भारत ने अपने व्यापारियों को कंपनसेशन देना भी शुरू कर दिया था, कंपनसेशन की घोषणा भी कर दिया, और भारत अमेरिका के सामने व्यापारिक रूप से निर्भर होने की जगह उसके विकल्प ढूंढने में लग गया, और विकल्प ढूंढा भी। लेकिन अमेरिका के जो उद्योगपति थे, जो भारत से जो सामान लेते थे, टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण भारत से सप्लाई कम हुआ, उनके उद्योगों में ताहीमाम मच गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वहां तो नील डाउन हो गए, घुटने टेक दिए, और फिर उसके बाद अब कहने लग गए कि टैरिफ कम कर देंगे, 15% कर देंगे, 10% कर देंगे, तो ये ज्यादा चांस है कम हो जाएगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि क्यों बड़ी मुसीबत टली है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन अमेरिका के इशारों पर चलता था, यूक्रेन जो अमेरिका के हिसाब से अपना पूरा गतिविधियों को करता था, जो अमेरिका का है वही करता था, आज वो यूक्रेन के सामने ऐसी स्थिति हो गई है ना कि उसका मान सम्मान तक नहीं बचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि यूक्रेन अब पूरे विश्व से कट चुका है, मेरे भरोसे हो चुका है, तो अब यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वो दबाव ये डाल रहे हैं कि यूक्रेन जो रसिया का क्षेत्र जीता है उसको छोड़ दे। यहां ध्यान देने वाली बात है, और यूक्रेन के ऊपर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि तुम रसिया के खिलाफ बात नहीं करोगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका भले रसिया का विरोध करता है पूरे विश्व में, लेकिन अमेरिका खुद बहुत बड़ा चीज तेल का मात्रा रसिया से खरीदता है, और अमेरिका एक व्यापारिक देश है, और अमेरिका खुद रूस के साथ मिलकर इन टाइप की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो अभी जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो अभी चारों तरफ से फंस गए हैं। और यही नहीं, यूक्रेन जो कि नाटो में शामिल होना चाहता था, नाटो में शामिल होने का मतलब अगर नाटो देश पर हमला हो तो सब देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि उसके लिए एक नया समस्या पैदा नहीं होना चाहता था, और यूक्रेन उसका पड़ोसी देश था। अगर वो नाटो में शामिल हो जाता तो बहुत ज्यादा रूस के लिए समस्या पैदा हो जाता। पूरे के पूरे अपने एयर बेस यूक्रेन में उतार के रखते हैं, और रसिया पर हमेशा हमले का खतरा बना रहता। इसीलिए रसिया अपने सुरक्षा के नाम पर, अपनी आत्म रक्षा के नाम पर और अपना अस्तित्व के बचाने के नाम पर यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा था। तो अब ये बात जो रसिया कह के थक गया कि तुम ना नाटो में शामिल मत हो, और नहीं होगे तो हमला करूंगा अपनी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन अब ये रही सही कसर रसिया का ना अमेरिका खुद पूरी कर दिया, जो अमेरिका का शरण में था, अमेरिका के सामने नतमस्तक था यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन को एक बात और कह दिया कि तुम नाटो में शामिल नहीं होगे, नाटो में शामिल होने की जिद अब छोड़, और जो असीमित लॉस कराया है यूक्रेन के ऊपर,
वो सब लॉस का भरपाई भी ऐसे अमेरिका नहीं करेगा। एक तो जो हथियार से लड़ाई लड़ रहा था, वो हथियार अमेरिका बेचा था यूक्रेन को, अब उसकी भी कीमत लेगा। और यूक्रेन में सुन लीजिए, जो यूक्रेन में जो अभी जो क्षति हुआ है वो अपने पैसे से अमेरिका मरम्मत नहीं कराएगा। रसिया के साथ लड़ाई में जो हिस्सा यूक्रेन के हाथ लगा है लगभग 100 अरब डॉलर, तो वो 100 अरब डॉलर का उपयोग अमेरिका करेगा रसिया में निर्माण में, और उसमें कोई भी रसिया का कर्मचारी या टेंडर नहीं होगा, कोई ठेकेदार नहीं होगा, सारे के सारे ठिकाना अमेरिका के ठेकेदार लेंगे। मतलब अब यहां पर इनडायरेक्टली जो रोजगार अमेरिका को मिलेगा, अमेरिकी कंपनियों को रोजगार मिलेगा, और सारा का सारा ये पैसा अमेरिका में शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से यूक्रेन जैसा देश ये सिखाता है कि कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा होना है तो कोशिश करो कि ऐसे देश का तो सपोर्ट मत लो जो देश का कपटपन शुरू से आदत रहा है। अभी आप देखे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीने पहले कैसे यूक्रेन राष्ट्रपति की बेइज्जती किए थे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की, वो बेइज्जती के काबिल ही है। यूक्रेन ऐसा देश है जो कभी भी उसका भला चाहता है उसके ऊपर हमेशा भौंकता है, और जो देश उसका बुरा चाहता है या उसको अपनी कठपुतली बनाना चाहता है उसके तलवे चाटता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। भारत के मामले में बता दूं, यूक्रेन रसिया लड़ाई से पहले भारत का कोई मैटर है, कोई लेना देना नहीं था यूक्रेन का। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में छात्र एमबीबीएस करने जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे, उससे यूक्रेन का इनकम होता था। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के विरोध में रहता था, पाकिस्तान का साथ दिया करता था यूक्रेन। पता नहीं भारत उसको क्या कर दिया था, मुझे नहीं पता। और कोई भी चाहे यूक्रेन का सपोर्टर हो या विरोधी, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि यूक्रेन आजादी के पहले कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की तरफ से क्यों बोलता था। तो यूक्रेन सचमुच ऐसा देश है जो उसका भला चाहता है ना, सबसे पहले पैर उसी का काटता है। तो यहां पर यूक्रेन जैसा देश ये बताता है कि क्यों अमेरिका जैसे देशों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और भारत ने जो अभी कुछ महीने पहले जो अमेरिका जो दबाव डाला था, आप जरा सोचिए, भारत अगर अमेरिकी दबाव में आकर रसिया जैसा अपने जिगरी दोस्त से रिश्ता तोड़ देता तो क्या होता। भारत कच्चा माल जो रसिया से खरीद रहा है उसे बहुत ऊंची कीमत पर अमेरिका से खरीदता। अब अमेरिका, मान लीजिए कोई तेल का कीमत, एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसको आप परफेक्ट मत मान लीजिएगा। मान लीजिए कोई तेल 1 बैरल आ रहा है, कोई भी 100 में आ रहा है, अब वो भारत उसे सीधे 100 में खरीद रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अमेरिका रसिया से 100 में खरीदेगा और भारत को 120 से बेचेगा, तो भारत एक तामझाम करता है। अब चूंकि रसिया जैसा जिगरी दोस्त भारत खो जाता तो रसिया भी खफा होता कि मैंने इतना मदद किया भारत का, और भारत ऐसा निकला। मतलब भारत की स्थिति भी यूक्रेन की तरह विश्व में बन जाती, इमेज यूक्रेन की तरह बन जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पर रसिया भी समझा कि भारत मेरा जिगरी दोस्त, मैंने उसके साथ दिया है तो उसने भी मेरा साथ दिया। दोस्तों, हर भारतीयों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि रसिया और इजराइल 2 भारत के ऐसे देश हैं जो भारत के लिए हमेशा किया है, और भारतवासियों का सर किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन जो देश उनके लिए अच्छा करे, उनका भला चाहे, निश्चित तौर पर ऐसे देशों के सामने भारतीयों को सर झुकाना चाहिए, सर रिस्पेक्ट में झुकाना चाहिए ऐसे देशों के सामने जो भारत के प्रति अपनी अथाह आस्था रखते हैं और भारत का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर ऐसा भारत के लिए करें तो सर झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं अपने वीडियो में रसिया और इजराइल के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इन 2 देशों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारा देश का हमेशा साथ दिया है। तो उसके बदले हम लोग को भी ऐसे देशों का हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक जो डिसीजन लिया अमेरिका को लेकर और अमेरिका के सामने न झुकने का, उसका परिणाम यह है कि आज भारत की स्थिति बहुत तगड़ी है, दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है। भारत के साथ जो अमेरिका 50% ट्रेड डील जो करने की धमकी दिया, भारत तो उसके दबाव में नहीं आया। आज भारत के पास अमेरिका को छोड़कर बहुत सारे देश व्यापार के साझेदार बन गए हैं। अब भारत ऐसी स्थिति पहुंचा है कि अमेरिका जैसे बैसाखी का भी भारत को आने वाले समय में जरूरत नहीं पड़ेगा। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और भारत दबाव में व्यापार नहीं करने वाली दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।